नीट 2023 का एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है। अब तो काफ़ी कम टाइम बचा आपके पास और इस टाइम पर आई होप सो कि आप सब लोग रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, अभी हमको क्या करना है ना, रिवीजन बहुत एफिशिएंटली करना है। एफिशिएंटली रिवीजन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस वो हम कर रहे हैं डेफिनेटली हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। बट आज की ये वीडियो का मोटिव ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट और ऐसे हॉट टॉपिक्स जहाँ से हर साल क्वेश्चन आए हैं। एंड आई कैन श्योर यू कि 70% पेपर जो है इन टॉपिक्स में से पक्का से आएगा। तो अगर इन टॉपिक्स में से कोई भी चीज़ मिस कर रखी है तो प्लीज़ ये टॉपिक जो है, कोई भी चीज़ अगर आपने मिस कर रखी है प्लीज़ उसको रिवाइज आज ही कर लेना। लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। माय नेम इज एकता सोनी एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। जल्दी से शुरू करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको ना फिजिक्स के बारे में बताती हूँ क्योंकि सबसे डरावना सब्जेक्ट यही है हमारे लिए। अच्छा देखो, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैप्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, काइनेमेटिक इक्वेशंस जो होती है, जो 2D में लगानी होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो प्लीज़ इसको एक बार ना देख लेना, ठीक है, क्या कर लेना, देख लेना, ओके। एंड फ्रिक्शन से क्वेश्चन आते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है WET, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो वर्क होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। इन शॉर्ट चेंज इन एनर्जी के इक्वल वर्क होता है। तो वो कैसे निकालते हैं वो देख लेना। पावर के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो भाई 5 स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रोटेशनल मैकेनिक्स का ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक है। टॉर्क से रिलेटेड, टॉर्क जो होता है उसका रिलेशन विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दैट एंगुलर एक्सेलरेशन, टो इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना बहुत बार आए हुए हैं। टो इज इक्वल टू आई अल्फा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। जस्ट आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि यूनिट कन्वर्जन जो है वो आप अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं करना आपको। यूनिट ना बिल्कुल ऐसा यूनिट ही आपको यूज़ करनी, तो यूनिट का ध्यान रखना और उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आपका प्लेट का इनर्शिया होता है, रिंग का इनर्शिया होता है ना, इसके अकॉर्डिंग आपके सवाल जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि एक प्लेट है, उसको आधा कट कर दिया, आप कट करने के बाद में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड वेलोसिटी में एस्केप वेलोसिटी हो जाती है, उस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं, है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होती है। डॉपलर इफेक्ट एंड बीट्स के ऊपर क्वेश्चन तो हर बार आया है। बीट्स के ऊपर तो इतने क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे हमने इसके ऊपर वैक्स लगा दी, लेट्स सपोज, है ना, तो वैक्स लगाने से क्या हो जाएगा, बीट्स में क्या डिफरेंस आएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। डॉपलर इफेक्ट तो इतना हॉट टॉपिक है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये इसके पास आ रहा है, इससे दूर जा रहा है, बताओ इसमें वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आता है, ऐसा कुछ। तो ये डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप है उसका एंड क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसके क्वेश्चंस। मोमेंटम कंजर्वेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो प्लीज़ ये चीज़ें ना ध्यान रखना, इनके सारे के सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड साथ में चलते थर्मल फिजिक्स की तरफ। तो थर्मल फिजिक्स में बच्चों आपके पास में थर्मल कंडक्टिविटी एंड रेडिएशन पे क्वेश्चन आते हैं। रेडिएशन अगर आप देखोगे बहुत ही हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। PV ग्राफ आपको गिवन होता है यहाँ पर, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो सबसे हॉट टॉपिक है, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, है ना। यहाँ पर आपको एफिशिएंसी निकालने के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। कार्नोट इंजन पे क्वेश्चन आते हैं। स्पेसिफिक हीट एंड इंटरनल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हर डायटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस है, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट आपको निकालना होता है। एंड इंटरनल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बड़ा ही हॉट टॉपिक है। इवन मतलब ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को मिलता है। इसके ऊपर एक बड़ा सा फॉर्मूला है, बस आप उस फॉर्मूला को याद कर लेना। मतलब फिजिक्स का कुछ ऐसा सीन है, जहाँ तक मैंने फिजिक्स को समझा है, फिजिक्स का कुछ ऐसा सीन है कि अगर आपको खाली फॉर्मूलाज भी आते हैं ना, तो आप ना उन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करके और यूनिट्स का ध्यान अगर आप रख लेते हो तो ही आप आराम से ना 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स में, ठीक है। तो कभी भी, और एक और टिप मैं यहाँ पर देना चाहूँगी कि जब भी आप पेपर करना शुरू करो, सेक्शन ए और सेक्शन बी आपके पास गिवन होंगे, लेकिन आपको सेक्शन ए से ही हमेशा स्टार्टिंग करनी है। बिकॉज जितना मैंने एनालाइज किया है, सेक्शन बी में थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं या थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होते हैं कंपैरिजन अगर हम करें सेक्शन ए से। और सेक्शन बी में आपको चूज़ भी करना है ना। 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको।
तो वहाँ पर 15 में से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहाँ पर ना आपको 5 क्वेश्चन को एलिमिनेट भी करना होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में सेक्शन ए हमेशा पहले करो, क्योंकि थोड़ा ईजी रहता है वो। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे हॉट टॉपिक है। गॉस लॉ एंड थ्योरम, इसके फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है ना। इनके फॉर्मूलाज की मैं बात कर रही हूँ। कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक्स पे क्वेश्चन आता है ना। कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है उनमें हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कैपेसिटेंस पे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। जॉइनिंग ऑफ कैपेसिटर्स एंड एनर्जी, है ना। एनर्जी के ऊपर तो मतलब मुझे अच्छे से याद है, एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन एकदम से आया हुआ है। हाफ CV² करके कुछ एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, उसके ऊपर क्वेश्चन एकदम एज इट इज़ ऐसे का ऐसे क्वेश्चन उस फॉर्मूला पे पूछ लिया। C गिवन था, V गिवन था, बस आपको वैल्यू पुट करना था, ठीक है। अब बस खेल तक घुमाता कहाँ है आपको एग्जामिनर, उसको पता है कि बच्चा जल्दी में है, तो उसको क्या करेंगे, यूनिट्स के साथ खिलवाएंगे। यूनिट नहीं आएगी इसको ना, तो बच्चा अपने आप ही या तो हार मान के छोड़ देगा या तो गलत कर देगा, है ना। तो फिजिक्स में बस यही होता है जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आते हैं। यूनिट्स पे प्लीज़ फोकस करना। अगर आपको सवाल ना आते हो ना तो यूनिट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करके जाना। एंड यूनिट वाला जो चैप्टर है ना क्लास 11th का, वो वाला बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। MLT ये आपकी पूरी फिजिक्स में इतनी मदद करता है। कभी कभार मैंने ये भी चीज़ देखी हुई है कि फिजिक्स में 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। आपसे ना लेट्स सपोज टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन में ना ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है। 4 ऑप्शन में एक में लिखा होता है 5 मीटर, एक में लिखा होता है सेंटीमीटर, एक में लिखा होता है ml और एक में लिखा होता है सेकंड। और पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना सॉल्व करने लगते हैं उसको। अरे ये क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं, कॉमन सेंस लगाने का है। टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं यूनिट वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। एंड ना बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी जो यूनिट्स दी होती है कि किलोग्राम, मीटर, अपॉन सेकंड, जो भी मतलब वॉट एवर इट इज़, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है ना। लेट्स सपोज यहाँ पर आपको ना टाइम से रिलेटेड कुछ पूछा गया है, तो आपको क्या करना होता है कि चारों ऑप्शन में सबका ये यूनिट चेक करना होता है। लेट्स सपोज नीचे भी किलोग्राम है, मीटर है ना, और ऊपर क्या है, सेकंड स्क्वायर है और नीचे सेकंड है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ, और इसी को थोड़ा अदल बदल करके ना आपको 4 ऑप्शंस में गिवन होता है। तो आपको पता है क्या करना होता है, टाइम गिवन है ना, तो आपको सॉल्व भी नहीं करना उस क्वेश्चन को, आपको सिर्फ यूनिट्स देखनी है। किलोग्राम से किलोग्राम कट, मीटर से मीटर कट, सेकंड से सेकंड स्क्वायर कट, ऊपर बचेगा सेकंड। दैट मीन्स कि सेकंड होती है टाइम की यूनिट, और दैट इज वाई कि ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन ना बहुत बार आते हैं, तो यूनिट से ही सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए, जहाँ अटक जाओ, तो वहाँ पर ये ट्रिक ज़रूर अपना के देखना, क्योंकि ये मैंने अपनाई हुई ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ V एंड I अक्रॉस रजिस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज एंड करंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो वाला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पता होना चाहिए। मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो आपका फॉर्मूला होता है P/Q = R/S, जो भी मतलब वो फॉर्मूला व्हीटस्टोन ब्रिज वाला होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मीटर ब्रिज का भी एक फॉर्मूला आपका निकाला जाता है लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ अगर मुझे याद आ रहा है तो देखिए आप, 100 - L कुछ करके ऐसा कुछ लेंथ होता है जो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर। तो पोटेंशियोमीटर पे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। पोटेंशियोमीटर में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, वो गिवन है। मैग्नेटिक फिजिक्स की बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। देखो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं कि जो वायर होता है, इन्फिनिट वायर होता है ना, उसके इन्फिनिट वायर की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर आपको बताना होता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इनके ना फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी लिखवाए होंगे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या जहाँ से भी आपने कोचिंग ली हुई है, वहाँ पे डेफिनेटली आपको करंट एलिमेंट से रिलेटेड फॉर्मूलाज लिखवाए हुए हैं। उन फॉर्मूलाज को अच्छे से करके चले जाना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। लॉरेंस फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इंड्यूस चार्ज वाला एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, EMF, करंट, इन तीनों का ही फॉर्मूला होता है एक प्लीज़ याद कर लेना। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से इनमें कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, उस तरीके से। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट होता है, कैपिटल L एंड कैपिटल M, ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इन पे क्वेश्चन। LCR सर्किट एंड रेजोनेंस में कब
आपका सर्किट आता है तो वो चीज़, वो शर्तें आपको पता होनी चाहिए कि कोई सर्किट कब रेजोनेंस में है, ठीक है। एंड एलसीआर सर्किट की क्या, एलसीआर सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे इस पे फॉर्मूलाज होते हैं बहुत सारे। आपके पास में इम्पिडेंस के फॉर्मूला भी होते हैं, जेड का फॉर्मूला है ना, तो उस तरीके के फॉर्मूलाज पे इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं। मतलब आर स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस का स्क्वायर होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स पे एंड ट्रांसफॉर्मर पे आगे चलते हैं ऑप्टिक्स की तरफ। ऑप्टिक्स हमेशा से मुझे बहुत बकवास लगा क्योंकि मुझसे कभी सॉल्व ही नहीं हुआ है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स तो फिर भी ठीक था, रे ऑप्टिक्स तो थोड़ा टफ लगता था मुझे। तो मैं क्या करती थी, जो चैप्टर मुझे टफ लगता था मैं उसको एकदम छोड़ के नहीं जाती थी, उसके सिर्फ फॉर्मूलाज देख जाती थी कि क्या पता अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गया तो फिर क्यों छोड़ना भाई, लेंस मेकर का फॉर्मूला सीधा सीधा सिंपल पड़ा हुआ है, हमने लगा दिया, आंसर आ गया, क्यों रटना है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला, TIR एंड बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन पे है ना। प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे तो हर बार क्वेश्चन आते हैं बच्चों। टेलीस्कोप आएगा या तो माइक्रोस्कोप आएगा, जनरली टेलीस्कोप देखा जाता है तो प्लीज कर लेना। YDSC पे भी बहुत क्वेश्चन आए हुए भाई, YDSC हॉट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का, तो YDSC सुपरपोजिशन इसका करके जाना। मॉडर्न फिजिक्स में तो सबसे प्यारी यूनिट मुझे यही लगती है, मेरी तो फेवरेट थी ये, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी है ना। शॉर्टकट्स भी आपको लिखवाए हुए होंगे, है ना, वेवलेंथ के ऊपर। रिडबर्ग इक्वेशन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की, लाइमन सीरीज से बामर में, पास्चन में, कौन से में गया है, उसकी वजह से आप मतलब ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से वेवलेंथ पे क्या असर पड़ता है, क्या हो जाएगी वेवलेंथ, ऐसे क्वेश्चन। एनर्जी चेंजेस, न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, है ना। पीएन जंक्शन एंड डायोड पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ये तो सबसे इजी, सेमीकंडक्टर्स वाला तो सबसे इजी है ना। यहाँ पे पावर भी होती है डायोड वाले चैप्टर में, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं पीएन सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। ट्रांजिस्टर से रिलेटेड एंड लॉजिक गेट तो बड़ा ही हॉट टॉपिक है सेमीकंडक्टर का, हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स है याद करने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस एंड ऑक्साइड्स का जो नेचर है इसके अकॉर्डिंग एसिडिक कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा बेसिक ज़्यादा होगा, तो पीरियोडिक टेबल में। केमिकल बॉन्डिंग में MOT देखी जाती है। हाइब्रिडाइजेशन तो वो हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। जैसे sp3 है किसी का हाइब्रिडाइजेशन, तो बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन। लॉन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, है ना। डाइपोल मोमेंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उस पे क्वेश्चन आते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स के ऊपर भी, बॉन्ड लेंथ हो गई, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई, इनके ट्रेंड्स पूछे जाते हैं। किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, है ना, इस टाइप के। पी ब्लॉक की बात करें, बहुत ही हॉट टॉपिक है। बोरिक्स पे क्वेश्चन, सिलिकॉन, जितने भी ट्रेंड्स हैं पी ब्लॉक पे वो सारे के सारे रट लेने हैं। बोरिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, H3BO3। एलोट्रॉप्स जो होते हैं फॉस्फोरस के, वाइट फॉस्फोरस है ना, जो भी आपका होता है, रेड फॉस्फोरस जो भी है वो कर लेना। अमोनिया के ऊपर ऑक्साइड्स का नेचर, एसिडिक है, बेसिक है। ऑक्सो एसिड्स पे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एंड ज़ीनॉन रिएक्शन, है ना, उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। DNF ब्लॉक में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे मेन होता है DNF ब्लॉक में। ट्रेंड्स, अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शन। ट्रेंड्स तो बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। KMnO4 पे एंड K2Cr2O7, इन दोनों की तो अलग से केमिस्ट्री लिखवाई जाती है ना। KMnO4 को कैसे हम लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। सेम फॉर K2Cr2O7 ऑल्सो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नेमिंग बहुत बार आती है। VBT हर साल आती है। CFT, VBT एंड CFT दोनों में से कोई एक चीज़ डेफिनेटली आती है। आइसोमेरिज्म थोड़ा कम देखने को मिलता है बट ये ज़्यादा देखने को मिलती है, बट आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वर्नर थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस ब्लॉक की बात करें तो बच्चों ये क्वेश्चन तो आ चुका है मे बी 2016 या 17 में, डेंसिटी ट्रेंड का, कि डेंसिटी ट्रेंड जो होता है ना वो एक एक्सेप्शन होता है यहाँ पे, तो वो थोड़ा देख लेना इस ब्लॉक में, वो पक्का ही क्वेश्चन आता है। सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन एंड थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन। थर्मल स्टेबिलिटी है ना वो देखी जाती है। मेटलर्जी थोड़ा सा रटिफिकेशन वाला है, ओर्स के जो नाम होते हैं एंड प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं। आयरन, कॉपर
एंड जो गोल्ड एंड जो आपकी चांदी है, चांदी किसको, सिल्वर इनकी मेटलर्जी है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट तो सबसे प्यारा टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री का और बेसिक चैप्टर है। कैलकुलेशन आपको मोल की कैसे करनी होती है ना, आपको मोल दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि मोल से आपको नंबर्स निकालने हैं, है ना, या मोल से आपको वेट निकालना है, या आपको वेट दे दिया जाएगा, वेट से सीधा नंबर निकालने के लिए बोल देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। स्टोइकियोमेट्री पे क्वेश्चन आते हैं, है ना, एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्वांटम नंबर इज अ हॉट टॉपिक बच्चों। NLMS है ना, आपकी NLMS, ये क्वांटम नंबर बहुत बार आती है। बोर मॉडल पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना बोर मॉडल बहुत ज़रूरी है, इसमें फॉर्मूलाज आते हैं तो प्लीज़ देख लेना। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा है चैप्टर और बहुत लोगों को टफ भी लगता है, बट अगेन आई विल से कि फिजिकल केमिस्ट्री की जब तक बात आती है उसमें भी सिर्फ आपको क्या करने होते हैं, फॉर्मूलाज करने होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से इजी कुछ नहीं होता बच्चों, मैं सही बता रही हूँ, अगर आपको समझ आ जाती ना उससे इजी कुछ है ही नहीं। सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, बड़े सिंपल। पीएच ऑफ सोल्यूशन किसी भी सोल्यूशन का पीएच आपको निकालना होता है, तो ना आपको वहाँ पर 4 टाइप के सोल्यूशन पढ़ाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, वीक एसिड वीक बेस का, ये 4 तरीके के कॉम्बिनेशन पढ़ाए जाते हैं। उन चारों तरीके के अंदर जो आपको पीएच भी आपको बताई जाती है ना। बफर में भी आपको पीएच बताई जाती है, मतलब मैं ये बफर के अंदर बता रही हूँ। बफर में आपको 4 टाइप के कॉम्बिनेशन दिखाए जाते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो जो थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ है, गिब्स फ्री एनर्जी है, वर्क है, वहाँ पर वो निकालना आपको। वर्क कौन कौन से स्टेज पे कौन कौन सा, मतलब फॉर्मूलाज बहुत सारे अगेन आपको, है ना, वर्क के अलग अलग जगह पे, तो प्लीज़ ध्यान रख लेना। केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटली प्रिंसिपल एंड मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन पे क्वेश्चन आता है। एंड यहाँ पर एक केपी केसी का रिलेशन भी होता है ना, वो भी आप प्लीज़ कर लेना। केपी एंड केसी का कुछ रिलेशन होता है यहाँ पे, उसके ऊपर बेसिक फॉर्मूला होता है, वो भी आप थोड़ा कर लेना, उस पर क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, नेक्स्ट इक्वेशन ये तो आनी चाहिए। फैराडे लॉ तो पक्का से रट के चले जाना, फैराडे लॉ पे तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। एंड उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ना बच्चों, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं सिंपल सीधी भाषा में, है ना। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आर्रेनियस थ्योरी, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ये ऑर्डर रिएक्शन पे तो बहुत आते हैं। इन ऑर्डर रिएक्शन में टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, जो सबसे फेमस है ना, अगर आप देखोगे 0.693/λ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके के फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है जनरली, कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। एक बार ना मतलब ऐसे ना आपको कंपाउंड्स गिवन होते हैं और उसमें क्या पूछा जाता है कि मान लो जैसे फॉस्फोरस के कई सारे कंपाउंड है, H3PO2, H3PO3, H3PO4। अब आपसे ना पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, तो सबसे ज़्यादा आप ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ही दोगे। फॉस्फोरस का लेट्स सपोज पूछा है तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। या तो ऐसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का ही ट्रेंड बताओ, बढ़ता हुआ ट्रेंड, घटता हुआ ट्रेंड, तो वो आपको बताना है। अदरवाइज वहाँ पर एसिडिक नेचर, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग एसिडिक नेचर भी देखी जाती है ना, तो वो भी है। तो यहाँ पर एक एसिडिक नेचर में एक सवाल आया हुआ मेरे को याद आ रहा है। एसिडिक नेचर में ऐसा सवाल आया था कि जो फॉस्फोरस एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, इनका ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ता हुआ ट्रेंड है ना, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ये बढ़ता हुआ ट्रेंड होता है या कैसे होता है। तो वहाँ पे एक उल्टा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, है ना, उस पर कारण होते हैं कुछ, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आई गेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो H3PO4 कम एसिडिक होता है और H3PO2 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने प्रीवियस से क्वेश्चन लगाए होंगे तो डेफिनेटली आपको पता लग रहा होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लॉज गिवन है यहाँ पे। रियल गैस इक्वेशन आपको गिवन है एंड आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। रियल गैस और आइडियल गैस में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि कहाँ चेंजेस किए हुए हैं। एक तो P में चेंज किए जाते हैं यानी प्रेशर में, एक वॉल्यूम में चेंज किए जाते हैं रियल गैस इक्वेशन में, ठीक है। तो बस वो थोड़ा सा चेंजेस कहाँ होते हैं, कितना होता है, वो याद रखना है। सरफेस केमिस्ट्री, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो मुझे कभी पसंद नहीं थे, सो आई होप सो, मतलब आई थिंक सो कि आपको भी नहीं पसंद होंगे, बट अगर आपको पसंद है तो
बहुत अच्छी बात है। हाँ, सरफेस केमिस्ट्री ना इतना बहुत ऐसे लेंदी और वास्ट ये चैप्टर लगता था मुझे, बहुत थ्योरी है इसमें। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाओ, लैक ऑफ टाइम, क्योंकि देखो सारा सिलेबस 100% सिलेबस किसी का ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओ ना तो ये चीज़ें पढ़ लेना, सोल्यूशन पे चार्ज क्या है, कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, और ये कॉलॉइडल सोल्यूशन के बारे में चीज़ें है ना, प्लीज़ थोड़ा बहुत ये देख के जाना। सॉलिड स्टेट की बात करें तो इफेक्टिव नंबर कैसे निकालते हैं आना चाहिए। वॉइड के बारे में पता होना चाहिए। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। और इसमें ना एक और इम्प्योरिटी यहाँ से, एंड एक साथ साथ में ना जो डेंसिटी होती है उसके ऊपर आपको एक फॉर्मूला गिवन होता है Zm/NaV। तो यहाँ ये इफेक्टिव नंबर होता है, ये आपका मास नंबर होता है, ये आपका अवोगाद्रो नंबर है, और ये आपका वॉल्यूम गिवन होता है। तो वॉल्यूम जो होता है ना हर एक उसके लिए आपका वॉल्यूम जो होता है वो अलग अलग होता है। बीसीसी के लिए कुछ अलग होता है, एससी के लिए अलग होता है, वो देख लेना आप कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस है इसके अंदर। तो ये ना थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इसमें लगती है, इसीलिए ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे बच्चा टाइम मैनेज करेगा। कैलकुलेशन दो बहुत सारी, तो कैलकुलेशन इतनी सारी डाल के आपका पेपर लेंदी बना देते हैं। तो थोड़ा ना इन पे फोकस करना। शॉर्ट की जो यहाँ पर आता है उसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। इम्प्योरिटी पे क्वेश्चन आते हैं। जीओसी यानी कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, आईयूपीएसी नेमिंग है ना, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। आईआरएच इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं। आइसोमेरिज्म पे भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एल्कीन से रिलेटेड एंड हैलोजिनेशन से रिलेटेड, एंड जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन वगैरह, उससे रिलेटेड रिएक्शंस बहुत सारी हैं आपके पास गिवन, वो याद कर लेना। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नेमिंग रिएक्शन, वो आनी चाहिए, बस हो जाता है, सॉर्टेड है सब कुछ, है ना। एसएन रिएक्शन जो होती है एल्काइल हैलाइड में, SN1 SN2 जो गिवन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो आती है। एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 E2 रिएक्शन गिवन होती है आपको। एलिमिनेशन में कब कौन सा यहाँ पे बहुत सारे लॉज भी होते हैं, सेजेफ रूल भी लगता है यहाँ पे, है ना। वो रूल्स को देखते हुए कब कौन सा रूल लगता है, कब वो रूल नहीं लगता है ना, वो देखना पड़ेगा आपको। अल्कोहल फिनॉल ईथर में, ईथर तो इतना इम्पोर्टेंट है कि मत पूछो। साइक्लिक ईथर, नॉन साइक्लिक ईथर, बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पे पूछी जाती हैं। एंड साथ ही साथ में जो नेमिंग रिएक्शन है अल्कोहल की एंड फिनॉल की, बहुत सारी रिएक्शंस है यार अल्कोहल फिनॉल की, प्लीज़ याद कर लेना, है ना। प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना। एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल तो इतना आया हुआ है, कैनिज़ारो और एल्डोल और कैनिज़ारो में से भी एल्डोल सबसे ज़्यादा आया हुआ, पता नहीं क्या अलग ही प्रेम है इससे, है ना। तो याद कर लेना, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन आती है ना एल्डिहाइड कीटोन में, सारी याद कर लेनी है, ठीक है। और सबसे इजी है एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है एल्डिहाइड कीटोन की हमेशा, तो एडिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज इजी, देख कर जाना। अमीन के ऊपर बात करें तो डाइअज़ोनियम सॉल्ट, ये बड़ा ही फेवरेट है उनका, है ना। और अमीन का बेसिक नेचर और HNO2 नाइट्रस एसिड के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। पॉलीमर्स के ऊपर, अब पॉलीमर्स तो इतने सारे एग्जाम्पल है, अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स आपको गिवन हैं, वो पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स याद करने हैं, उनकी स्ट्रक्चर याद करनी है, उन पॉलीमर्स के मोनोमर्स कौन कौन हैं वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें बायोमोलिक्यूल्स की तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। एंड बायोलॉजी के लिए वैसे मैं एक सेपरेट सेशन ले चुकी हूँ, बट क्योंकि आज एक कंबाइंड सेशन ले रही हूँ तो मैं बायोलॉजी में एक बार फिर से क्विक रिवाइज करके बता देती हूँ कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं। यहाँ मैंने कोई चैप्टर वाइज नहीं रखे हैं, यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक की लिस्ट बना रखी है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिले हैं। पर स्टिल मैं बायोलॉजी में यही आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पूरी की पूरी बुक अच्छे से रिवाइज करेंगे, बायोलॉजी में कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बायोलॉजी इज़ अ थ्योरी सब्जेक्ट और पूरा पेपर NCERT से ही सेट होके आ रहा है, तो हमको कुछ छोड़ना ही नहीं है बायोलॉजी में, ना डायग्राम, ना साइंटिस्ट का नेम, ना ही कोई नंबर या कोई एक सिंगल वर्ड भी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते छोड़ना। बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ ये वाले टॉपिक्स तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना किसी कीमत पर भी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, क्लास 12 का टॉपिक, मत छोड़ना। डबल फर्टिलाइजेशन मत छोड़ना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बिल्कुल भी मत छोड़ देना। स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, oogenesis मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो ये ART बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, ZIFT, GIFT है ना, STDs दी हुई है बहुत सारी, एंड IUDs के बारे में, IUDs हार्मोनल है, IUD से हर साल क्वेश्चन आता है यार, हार्मोनल IUD है ना, नॉन मेडिकेटेड है, इन IUD से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अगर बात करें एम्ब्रियोनिक एंड फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानना आपको, एमनियोसेंटेसिस के बारे में। अगर 5th चैप्टर की बात करें तो मेंडल के सारे लॉज पता होने चाहिए, जितने भी वहाँ पर हीमोफीलिया के बारे में बताया जाता है, वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया जाता है, वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया जाता है, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि इंडिकेट कैसे करें। लेट्स सपोज कि आपको बोला गया कि एक फीमेल कलर ब्लाइंड है, तो आप उस फीमेल को कैसे इंडिकेट करोगे जिससे कि आप क्रॉस करवा सको। तो अगर एक फीमेल कलर ब्लाइंड है और वो एक ऐसे मैन से शादी करती है जो मैन कलर ब्लाइंड नहीं है ना, बताओ अब उसको कैसे क्रॉस करके बताओगे। तो जो फीमेल कलर ब्लाइंड होती है बच्चों, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड वो शादी किससे करती है, एकदम नॉर्मल मेल से, तो ये नॉर्मल मेल होता है। और अगर बोलेंगे कलर ब्लाइंड मेल है तो कलर ब्लाइंड मेल XCY ये होता है। तो इस तरीके से बच्चों करना होता है। कैरियर फीमेल बोले तो कैरियर फीमेल होती है ये, और ये है पूरी की पूरी जिसको बीमारी लगी हो रखी है ये, ठीक है, कलर ब्लाइंड है ये, दैट मीन्स कि ये। तो इस तरीके के इंडिकेशंस पता होने चाहिए सिकल सेल एनीमिया पे एंड हीमोफीलिया पे एंड स्पेशली कलर ब्लाइंडनेस पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन पे क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर, डिस्टेंस से रिलेटेड थोड़ा टफ क्वेश्चन आया था, क्योंकि वहाँ पर ना हमारे पास टाइम कम होता है, चीज़ें आ रही होती है लेकिन टाइम कम होता है, नहीं कर पाते हैं। तो रिकम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ना बहुत कम बच्चे कर पाए थे, जिनकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो उस हिसाब से आपको देखकर आपको सब कुछ जाना है। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सारे के सारे डिसऑर्डर्स पूरे जो 5th नंबर चैप्टर में गिवन है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, इन सारे डिसऑर्डर्स को बहुत अच्छे से करके जाना है, एक भी डिसऑर्डर नहीं छोड़ेंगे। DNA एप्लीकेशन की बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है उस पे क्वेश्चन आते हैं। DNA एप्लीकेशन तो बता ही दिया। सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट है उस पे क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रमोटर जीन का, प्रमोटर पहले होता है, बाद में कौन सा होता है, बाद में कौन सा होता है। रो फैक्टर पे क्वेश्चन आ चुके हैं, जो रो फैक्टर होता है जो कि इस ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म, इस मैकेनिज्म को ख़त्म करने का काम करता है। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर होता है, वो शुरू करने का काम करता है। ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो राइबोसोम की स्मॉल यूनिट होती है एंड लार्ज यूनिट होती है उस पर रिलेटेड क्वेश्चन। लैक्टोपिरोन तो बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है, लैक्टोज से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जेनेटिक कोड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनिशिएशन कोडोन कौन सा है, एंडिंग कोडोन कौन सा है, वो सारे पता होने चाहिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग का सीक्वेंस पूछ लेंगे, आना चाहिए। इवोल्यूशन में हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन p² + 2pq + q² = 1, ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस को अलग से पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया था, हेटेरोजाइगस यहाँ पे कौन सा होता है, तो 2pq हेटेरोजाइगस होते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन ड्रायोफिथिकस से लेकर पूरा होमोसेपियंस तक का आपसे पूछा जाता है। ब्रेन कैपेसिटी ह्यूमंस की यहाँ पे पूछी जाती है, किसकी कितनी कैपेसिटी है। कौन सी स्टेज पर हम आग से खाना बनाना सीखे थे, कौन सी स्टेज पर हम क्या करना सीखे थे, वो सारी चीज़ें एक बार NCERT से पढ़ लेना। आएगा सब कुछ NCERT से, ये फॉर श्योर है। अगर बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की, मलेरिया से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसका पूरा साइकिल आपको पता होना चाहिए। सेक्शुअल स्टेज कहाँ होती है, सेक्शुअल स्टेज कहाँ होती है, प्लाज्मोडियम की है ना। इसका जो इन्फेक्शन जो मलेरिया का होता है वो एक्चुअली कर कौन रहा है ना, स्पोरोजॉइड की वजह से होता है, तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एड्स कैंसर पे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना। यहाँ पर ना बहुत सारी आपको ड्रग्स के बारे में भी बताया हुआ है, 3 टाइप की ड्रग्स, वो भी आपको करनी है। RDNA का पूरा प्रोसेस कब शुरू होते हैं, कब ख़त्म होते हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी है ना। BT कॉटन से रिलेटेड, इंसुलिन से रिलेटेड, इंसुलिन में जो ABC चेन होती है उनमें से जब C चेन होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है एक मेच्योर इंसुलिन के अंदर। तो जब इंसुलिन बनाया जाता है तो उसमें तीनों ही चेन प्रेजेंट होती है, बट जब मेच्योर इंसुलिन जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से C चेन को हम अलग कर देते हैं। C चेन अलग करने के बाद A और B चेन को हमें ऐड करना पड़ेगा। वो कौन से बॉन्ड से हम ऐड करते हैं वो पता होना चाहिए, वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है।
एंड एली लिली कंपनी ने इस पे काम किया था। इस तरीके की क्वेश्चन। जीन थेरेपी एक 4 साल की बच्ची में सबसे पहले करी गई थी। किसकी कमी थी? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी की वजह से जीन थेरेपी उसमें करी गई थी। इकोलॉजी की तरफ चले तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पे क्वेश्चन आते हैं, इंटरैक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये वाले है ना क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है। इकोलॉजिकल पिरामिड, कौन सा पिरामिड सीधा है कौन सा पिरामिड उल्टा है। एनर्जी के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। सक्सेशन पे क्वेश्चन आता है, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होता है, एंड इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स, अगर हम क्लास 11th की बात करें, की पे, हर्बेरियम पे, इन पे क्वेश्चन आते हैं। सेल साइकिल की बात करें तो देख लो बहुत सारे इंटरफेज है ना, G1 G2, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड यहाँ पर जो क्रोमोजोम होता है, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लेना, जो क्रोमोजोम है वो आपके 4 टाइप के वहाँ पे बता रखे हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक है ना, टीलोसेंट्रिक टाइप। उन सारे 4 टाइप के क्रोमोजोम को अच्छे से देख लेना कि वहाँ पर सेंट्रोमेर की पोजीशन के अकॉर्डिंग उन क्रोमोजोम को सेट किया गया है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक क्रोमोजोम पे ऐसा क्वेश्चन भी आया था, चलो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो क्रोमोजोम होता है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम है जिसका सेंट्रोमेर थोड़ा ऊपर प्रेजेंट है मिडिल से, और नीचे वाली जो ये आर्म है ये थोड़ी लंबी है, ऊपर वाली छोटी है। कौन सी आर्म पी आर्म होती है, कौन सी आर्म क्यू आर्म होती है? छोटी आर्म पी होती है या बड़ी आर्म होती है पी, कैसे, है ना? तो वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, प्रीवियस से क्वेश्चन है ये। प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें तो मैं एक भी चीज़ ये नहीं बोलूँगी कि ये पढ़ लो और ये छोड़ दो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ पता होनी चाहिए। टिश्यू की तरफ चले तो कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू पता होना चाहिए कि कौन सा टिश्यू कहाँ मिलता है, नेफ्रॉन में कौन सा टिश्यू मिलता है, ऐसे टाइप के, फेलोपियन ट्यूब में कौन सा टिश्यू मिलता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एनाटॉमी की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ पे क्वेश्चन, कॉर कैम्बियम के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो फ्लोरल फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, फैमिलीज पे क्वेश्चन आते हैं, इनके एग्जाम्पल्स तो रट के चले जाना। एस्टिवेशन पे क्वेश्चन आते हैं, प्लेसेंटेशन पे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ याद करके जाना। माइटोसिस मियोसिस पे क्वेश्चन, मियोसिस में जो प्रोफेज होता है उसके अंदर की जो सारी की सारी फेजेस होती है, 5 जो फेज आती हैं, उन सारी फेजेस के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है कहाँ नहीं होता है, ये सारी। डाइवर्सिटी के अंदर आपको टाइप्स ऑफ एल्गी जो है इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके सारे एग्जाम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए। मोनेरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो डाइवर्सिटी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है। एनिमल किंगडम में जितने भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे के सारे पूछे जाते हैं एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो बच्चों ये जो था ऑन एन एवरेज, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से 70% पेपर आपको मिलकर बिल्कुल दिख सकता है यहाँ से, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स जो है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो कि लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में आपके पूछे गए हैं। तो अगर आप इनको भी अच्छे से लगा लेते हो, स्पेशली जो मैंने आपको फिजिक्स में टॉपिक्स बताए हैं, अगर आप चाहते हो कि मतलब ऑब्वियसली सारी फिजिक्स पढ़ोगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे, और सारी फिजिक्स में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी अच्छे मार्क्स आएंगे, बट स्टिल अगर आपकी फिजिक्स बहुत वीक है, अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाओगे ना तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 100 मार्क्स इन टॉपिक से। और 100 मार्क्स भी यार बहुत होते हैं अगर आपकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो ये वाले टॉपिक्स मत छोड़ के जाना, ठीक है। 100 मार्क्स भी बहुत होते हैं फिजिक्स में वैसे नीट एस्पायरेंट के लिए, बट येस अगर आपके और इनके अलावा भी कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो आराम से 120, 130, 140 तक पहुँच जाओगे आप, है ना। टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको हम हमेशा पोल क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के मिलते हैं। आपको माइंड मैप्स यहाँ पर डेली मिल रहे हैं, बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। तो प्लीज़ ये चीज़ आपको करनी है, और एक चीज़ और कर लेनी है, इसी टाइप के कंटेंट के लिए आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, एंड इसको पूरा सारा बहुत सारा प्यार देना है, शेयर करना है इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले, है ना। और यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, जोरों शोर से लगे रहो, थोड़े दिन की बात है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।